डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर आप नीट, पीएनएसटी, एएनएम, जीएनएम, एम्स बीएससी नर्सिंग, जिपमर या कोई भी कॉम्पिटिटिव किसी भी नर्सिंग या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसके आपको महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो लेके आई हूँ। ये जो है पूरे आपके जो चैप्टर दिया गया है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें और आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठे हो। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको ज़रूर से नोट डाउन करें। आपके क्वेश्चंस, एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिए जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम देखते हैं। फर्स्ट जो है आपका हम देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसके अनुसार जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अर्थ क्या होता है? जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक स्वास्थ्य है। मतलब जो जनन स्वास्थ्य जो होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है, इसका मतलब बस अपनी हेल्थ से नहीं है, इसका मतलब शारीरिक हेल्थ से नहीं है, तो इसका मतलब भावनात्मक जो होता है, अपने इमोशंस होते हैं, व्यवहारिक होता है और सामाजिक जो होता है, सोशल जो होता है, उस हेल्थ से भी है। संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए भारत की सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कार्यक्रमों की शुरुआत की है। ये रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स या जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के रूप में विख्यात है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कार्यक्रमों की शुरुआत की, वो कौन कौन से हैं? तो आपको ऑप्शन में ये पूछ सकते हैं, इसको अच्छे से याद रखिए आप। उसके बाद में इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य लोगों में प्रजनन के सहायक अंगों, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, यौवनावस्था और उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित व स्वास्थ्यकारी लैंगिक संबंधों, यौन संचरित रोग जैसे आपके STDs होते हैं आदि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। हेल्थ केयर सेंटर्स के महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स जो होते हैं वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज और परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग हैं। अब जन्म नियंत्रण या बर्थ कंट्रोल क्या होता है देखेंगे हम। बर्थ कंट्रोल जो होता है क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या में तीव्र या चरघाती वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आपको ऑप्शन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो है ये बार बार आता है, हर एक एग्जाम में आता है। आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें पूछते हैं कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस में आ सकता है तीव्र या चरघातांकी वृद्धि आता है, द्विघातांकी वृद्धि आता है, ऐसे आपके ऑप्शन में पूछते हैं। तो आपको चरघातांकी वृद्धि राइट करके आना है। इसके कारण है मातृ शिशु तथा मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, कम आयु में शादी और सामाजिक जागरूकता का अभाव आदि होता है। जो जनसंख्या विस्फोट जो होता है उसके कारण भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद रखिए। अब देखते हैं संततियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए निरोधक विधियों या युक्तियों का उपयोग करने को जन्म नियंत्रण या गर्भ निरोधन या कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। जन्म नियंत्रण विधियों में अस्थायी विधि आती है, स्थायी विधि आती है और चिकित्सीय या सगर्भता समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शामिल होती हैं। अस्थायी विधियाँ क्या होती हैं? अब आपकी अस्थायी विधियाँ हम देखेंगे। अस्थायी विधियाँ या टेम्पररी मेथड्स जो होती हैं वो क्या होती है? किसकी टेम्पररी मेथड देखने वाले हैं अपन? जो गर्भ निरोधन जो होती है उसकी हम टेम्पररी मेथड्स जो है उसके बारे में देखने वाले हैं। अस्थायी विधियों में प्राकृतिक विधियाँ होती हैं, रोध विधियाँ होती हैं, IUDs होती हैं, खाई जाने वाली गर्भ निरोधक होती हैं, गोलियाँ होती हैं, उपत्वचीय अंतर्रोग होती है, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स होते हैं और हार्मोन इंजेक्शन शामिल होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक विधियों के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक विधियाँ या नेचुरल मेथड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं?
स्पर्म और ओवम का संलयन रोकती हैं। जो नेचुरल मेथड्स जो होती हैं वो स्पर्म और ओवम का संलयन रोकती हैं, फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं। इसमें आवधिक संयम, सेफ पीरियड, बाह्य स्खलन और स्तनपान अनारता शामिल है। सेफ पीरियड या आवर्ती विधि जो होती है को आवधिक या पीरियोडिक या अस्थायी संयम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब गर्भधारण की संभावना होती है तब लैंगिक संभोग से बचा जाता है, अर्थात अंडोत्सर्ग के कुछ दिनों पहले व कुछ दिनों बाद जो होता है इससे अपन बच सकते हैं। बाह्य स्खलन जो होता है उस विधि में पुरुष संभोग के दौरान वीर्य स्खलन के ठीक पहले वेजाइना से पेनिस का बाहर निकाल लेता है, जिसमें सीमेन वेजाइना में इकट्ठा नहीं होता और निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया विधि, ये क्या विधि होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर से आप याद रखें, नोट डाउन कर लें। ऋतुस्रावण का अभाव इस तथ्य पर आधारित है कि अंडोत्सर्ग और इसलिए ऋतुस्राव चक्र उस अवधि में नहीं होता है। जब जो मदर जो होती है जब अपने बेबी को फीड कराती है तब उस टाइम पर क्या होता है, जो पीरियड्स जो होते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो नहीं आती है, तो जो आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है, आपका एग रिलीज नहीं होता है, जिससे आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और प्रेगनेंसी जो है उसको हम रोक सकते हैं। जब माता शिशु के जन्म प्रसव के बाद उसे भरपूर स्तनपान कराती है, यह विधि प्रसव के 6 माह तक की अधिकतम अवधि के लिए प्रभावशाली मानी जाती है और इसके दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। याद रखें, सिर्फ 6 महीने जो होते हैं इसके लिए प्रभावी होती है। अब रोधन क्या होता है या बैरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। बैरियर विधियों में ओवम और स्पर्म को बैरियर्स द्वारा मिलने से रोका जाता है, जैसे निषेचन नहीं होता। इसमें रासायनिक साधन, शुक्राणुनाशक और यांत्रिक साधन जैसे कॉन्डोम हो गया, आपका डायाफ्राम्स हो गया, सर्वाइकल कैम्प्स हो गया अर्थात गर्भाशय, ग्रीवा टोपी, वॉल्ट्स और इंट्रायूटेराइन युक्तियाँ अर्थात अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ शामिल होती हैं। कंडोम जो होता है पतली रबर या लेटेक्स के बने होते हैं। याद रखें, जो पतली रबर या लेटेक्स जो होता है उसके बने होते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाता है। जिनका उपयोग संभोग के ठीक पहले स्त्री के वेजाइना या सर्वेक्स या पुरुष के लिंग को ढकने के लिए करते हैं, जिससे स्खलित स्पर्म्स स्त्री की जनन नलिका से नहीं जा सके और निषेचन से बचा जा सके। यह निरोध के नाम से सरकार द्वारा मुफ्त में दिए जाते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैम्प्स और वॉल्ट्स भी रबर से बने होते हैं, जो स्त्री की जनन नली में संभोग के पहले सर्विक्स को ढकने के लिए लगाई जाती है। सर्विक्स द्वारा स्पर्म्स के प्रवेश को रोककर गर्भधारण से छुटकारा दिलाते हैं। यह पुनः इस्तेमाल किए जा सकते हैं। IUDs जो होता है क्या होता है, प्लास्टिक या धातु की वस्तुएं होती हैं जो चिकित्सक द्वारा वेजाइना से यूट्रस में लगाई जाती है। ये औषधि रहित नॉन मेडिकेटेड होती हैं। IUDs जो उसके उदाहरण जो होते हैं लिपेस, लूप होते हैं, तांबा मोचक या कॉपर जो रिलीजिंग होते हैं, इसको कॉपर टी आता है, इसमें कॉपर रिलीज करती है। IUDs जो होते हैं कॉपर टी आता है, कॉपर 7 आता है, मल्टी लोड 375 आता है और हार्मोनल रिलीजिंग IUDs आता है। प्रोजेस्टाटर्स LNG-20 के रूप में उपलब्ध है। IUDs यूट्रस के स्पर्म के फेगासाइटोसिस को बढ़ावा देती है और कुछ के द्वारा मुक्त कॉपर आयन स्पर्म्स की गतिशीलता और उनकी निषेचन क्षमता को कम करते हैं। हार्मोन मोचक IUDs यूट्रस को अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त और सर्वेक्स को स्पर्म्स का विरोधी बनाती हैं। अब खाए जाने वाले गर्भ निरोधक जो होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। ये फिजियोलॉजिकल गर्भ निरोधक हैं जो पिल्स के रूप में ली जाती है। 2 प्रकार की होती है, कंबाइंड होती है और मिनी पिल्स होती है। कंबाइंड पिल्स का उपयोग जो होता है गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में होता है, जिसमें ओव्यूलेशन को रोकने के लिए संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं। ये आप याद रखें, जो कंबाइंड पिल्स जो होती है इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होता है। मिनी पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन जैसे संश्लेषित हार्मोन होती है। हार्मोनल पिल्स 4 तरीके का कार्य करते हैं। कैसे, फर्स्ट जो है ये ओव्यूलेशन को रोक देता है, ओविडक्ट की गतिशीलता और श्रावण क्रिया को रोकता है और सर्विक्स से स्पर्म्स को गुजरने वाले रास्ते की क्षमता को खत्म करना और यूटेराइन एंडोमेट्रियम के बदलाव द्वारा रोपण को समाप्त करना। सहेली जो होती है स्त्रियों के लिए नई व मुक्त
से ली जाने वाली ओरल गर्भ निरोधक है जिसमें नॉन स्टीरॉयडल सामग्री होती है। सहेली के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए याद रखें, जिसे सेंटोक्रोम कहते हैं। ये प्रारंभ में 3 माह तक हफ्ते में 2 बार लेने के बाद सप्ताह में 1 बार ली जाती है। अन्य गर्भ निरोधक हार्मोनल इम्प्लांट्स और हार्मोन इंजेक्शन आदि होते हैं। स्थायी विधियाँ जो होता है, परमानेंट मेथड जो होता है, इसमें क्या आता है, स्थायी विधियों में शल्य चिकित्सा द्वारा बंधीकरण या स्टेरिलाइजेशन बाय सर्जरी शामिल है। शल्य विधियाँ युग्म के परिवहन को अवरुद्ध कर देती है, इस तरह से निषेचन को रोकती है। शुक्रवाहक उच्छेदन या वैसेक्टोमी, तो वैसेक्टोमी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसेक्टोमी के बारे में, इसलिए इसको याद रखें। वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस एक छोटा हिस्सा है स्क्रोटम अंडकोश पर एक छोटा चीरा लगाकर निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है, जिससे ट्यूबेक्टोमी में, और जबकि ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, वेजाइना द्वारा उदर में एक जो एब्डोमेन जो होता है, एब्डोमेन में एक क्या करते हैं, छोटा चीरा लगाकर फैलोपियन नली या डिम्बवाहिनी के एक छोटे हिस्से को निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों ही बहुत प्रभावशाली विधि हैं, परंतु इसमें पूर्व स्थिति को प्राप्त करने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगर कोई कपल्स जिनको अगर वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी कराने के बाद अगर उन्हें बेबी चाहिए है, तो ये जो होता है ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। एक बार हो जाता है, उसके बाद इसको अपन वापस से नहीं कर सकते हैं। सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के पूर्ण होने वाले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ समापन को चिकित्सीय सगर्भता समापन MTP या प्रेरित गर्भपात कहते हैं। MTP जो होती है वो गर्भावस्था के 12वें हफ्ते तक सुरक्षित होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, MTP जो होती है 12वें हफ्ते तक ही सुरक्षित रहती है। भारत सरकार ने 1971 में MTP को कानूनी स्वीकृति दी थी। यदि स्त्री रोग विशेषज्ञ गर्भपात की आवश्यकता को माने तो MTP कानूनी रूप से गर्भावस्था के 28वें सप्ताह तक वैधता प्राप्त है। यौन संचालित रोग जो होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती है, उसके बारे में देखते हैं। वे रोग या संक्रमण जो व्यक्ति से संभोग द्वारा संचारित होते हैं। सामूहिक रूप से यौन संचालित रोग STD या रजित रोग, BD या जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI कहलाते हैं। याद रखिए इसको आप। सिफिलिस क्या होता है यार, ट्रेपोनीमा पैलिडम बैक्टीरियम से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनीमा पैलिडम बैक्टीरियम से होता है। इस बीमारी के लक्षण जो है क्या है, जेनाइटल्स पर दर्द विहीन अल्सर या क्रैंकी होते, स्थानीय लिम्फ ग्रंथियों में सूजन हो जाती, त्वचा पर घाते जो होते हैं वो बन जाते, चकते, बालों का कम होना, सूजी हुई संधियाँ, ये इसके सिम्टम्स जो होते हैं, इसके सिम्टम्स हैं। गोनेरिया जो होता है, गोनेरिया किससे फैलता है, गोनेरिया जो होता है आपका नाइसेरिया गोनेरियाई द्वारा होता है या बैक्टीरियम जननली में होता है। और स्खलन में पस, जेनाइटेलिया के आसपास दर्द और मूत्र त्याग यूरिनेशन के दौरान जलन उत्पन्न करता है। एड्स क्या होता है, एड्स के बारे में तो आप सब जानते होंगे। एड्स जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV द्वारा होता है। एड्स के लक्षण क्या होते हैं, बुखार होता है, आलस्यता होता है, फेरेंजाइटिस होता है, भार का कम होना, घबराहट होता है, सिरदर्द आदि शामिल होते हैं। HIV सीमेन और रक्त द्वारा संचारित होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस HBV द्वारा होता है। इसके लक्षण है बुखार, भूख न लगना, पेट का ठीक ना होना, घबराहट, थकान के साथ पीलिया शामिल होता है। जो हेपेटाइटिस जो होता है वो सबसे ज़्यादा लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर को डैमेज कर देता है, जिससे लीवर जो होता है अच्छे से वर्क नहीं करता और क्या हो जाता है, अपन को जॉन्डिस हो जाता है। जेनिटल हर्पीस जो होता है, क्या होता है जेनिटल हर्पीस जो होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा होता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस द्वारा होता है, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाह्य जननांगों एवं पेरिएनल क्षेत्रों पर वस्कुलरो पुस्लर घावों के साथ दर्दनीय एरिथ्रेमेटस अल्सर, वेजाइना व यूथ्रेस डिस्चार्ज और लिम्फ नोड में सूजन इस बीमारी के सामान्य लक्षण होते हैं। जेनाइटल वॉर्ट्स क्या होता है, जेनाइटल वॉर्ट्स जो होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लक्षण क्या होते हैं, त्वचा और बाह्य जननांगों की म्यूकस सतहों और पेरिएनल क्षेत्र पर कठोर अतिवृद्धियों के साथ कटीली सतह वॉर्ट्स का बनना। क्लेमाइडियसिस जो होता है, क्या होता है, क्लेमाइडियसिस जो होता है, क्लेमाइडियसिस क्लेमाइडिया
ट्रैकोमेटिस द्वारा होता है। क्लेमाइडिया एक अविकल्पी अंतरकोशीय रोगजनक है। यह ट्रैकोमा, नॉन गोनेकोकल यूरेथ्राइटिस और दूसरी बीमारियां उत्पन्न करता है। ट्राइकोमोनिएसिस ये किसके द्वारा होता है? ट्राइकोमोनिएसिस ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस द्वारा होता है। यह परजीवी पुरुष व स्त्री दोनों को प्रभावित करता है। स्त्रियों में वेजिनाइटिस हो जाता है, जिससे पीले रंग का वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिससे क्या आती है? दुर्गंध आती है व जलन होती है। पुरुष सामान्यतः क्या होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, हालांकि मूत्र उत्सर्जन के समय कभी कभी जलन होती है। अब इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी के बारे में हम देखेंगे। इनफर्टिलिटी या बनंधिता क्या होती है? असुरक्षित लैंगिक संबंधों के बावजूद गर्भधारण करने या बच्चा उत्पन्न करने में असक्षमता को क्या बोलते हैं? अक्षमता को बनंधिता बोलते हैं। यह कई कारणों से होती है। शारीरिक, जन्मजात होती, प्रतिरक्षा, मनोवैज्ञानिक विकारों के अंतर्गत समाहित किया जाता है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART में एक विशेष तकनीक शामिल है जो बनन संपत्ति को बच्चा पैदा करने में क्या करती है? मदद करती है। ART की कुछ मुख्य तकनीक जो है उनके बारे में हम देखेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जब एक कल्चर डिश में निषेचन करवाकर उसे यूट्रस में स्थानांतरित कर देखरेख की जाती है तो इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इस विधि में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अर्थात स्त्री व पुरुष के युग्मकों का शरीर के बाहर उन्हीं अनुरूपी परिस्थितियों में जो शरीर के अंदर होती निषेचन करवाकर भ्रूण का स्थानांतरण एम्ब्रायो ट्रांसफर शरीर के अंदर करते हैं, जिसमें 8 ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इससे ये क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर, और एक क्वेश्चन आपका आता है कि जो भ्रूण जो होता है अपन फैलोपियन ट्यूब, भ्रूण को अपन कहाँ ट्रांसप्लांट करते हैं? तो आपका फैलोपियन ट्यूब आएगा राइट आंसर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि 8 ब्लास्टोमियर का हो जाता है तब अपन इसको क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। JIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, आप इसकी जो JIFT जो होता है इसका फुल फॉर्म आप बहुत अच्छे से याद रखें, पूछ लेते हैं। जहाँ इनका विकास पूर्ण होता है। यदि भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होते हैं तब इसे यूट्रस IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र स्थानांतरित करते हैं। याद रखें आप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। उसके बाद में जहाँ इनका पूर्ण विकास होता है, एक विकासशील परिवर्तन भ्रूण को दूसरी स्त्री के यूट्रस में डाला जाता है। एक महिला जो असली माता के स्थान पर भ्रूण के पोषण के लिए विस्थापित होती है उसे सैरोगेट माता या सैरोगेट मदर या जेनेटिक माता कहा जाता है। अब आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन तकनीक AIT क्या होती है? यह तकनीक उन स्त्रियों में उपयोग की जाती है जिनके पति स्त्री को इंसेमिनेट करने में अक्षम होते हैं, जिनके स्खलन में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है। विधि में सीमेन पति से या किसी स्वस्थ दाता से इकट्ठा कर कृत्रिम रूप से वेजाइना या यूट्रस में IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन अर्थात गर्भाशय वीर्यसेचन प्रविष्ट कराया जाता है। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT गिफ्ट, यह विधि उन स्त्रियों को उपयोग में की जाती है जो एग, अंड या ओवा उत्पन्न नहीं कर सकती परंतु निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करा सकती हैं और भ्रूण का ओविडक्ट में विकास करा सकती हैं। इस तकनीक में दाता स्त्री का ओवम शल्य क्रिया द्वारा निकाल लिया जाता है और फिर उसे स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में प्रविष्ट करा दिया जाता है जो अंड उत्पन्न करने में अक्षम होती हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, इस तकनीक में प्रयोगशाला में स्पर्म को सीधे ओवम में अंतःक्षेपण द्वारा प्रविष्ट करवाकर भ्रूण को विकसित कराया जाता है। बाद में भ्रूण को JIFT या IUT द्वारा स्त्री में स्थानांतरण कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे गर्भ संबंधी विकारों की पहचान, डिटेक्शन ऑफ फॉइटल डिसऑर्डर। फीटस के एमनियोटिक कोष से द्रव का ट्रांस एब्डोमिनल एस्पिरेशन एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छे से आप इसको याद रखें। यह भ्रूण के लिंग और विकारों का परीक्षण करता है जो विकासशील भ्रूण के आसपास के एमनियोटिक द्रव में क्रोमोसोमल पैटर्न के आधार पर किया जाता है।
कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग CVS तकनीक। ये क्या होती है? इसमें फिजिशियन एक सक्रिय लचीली ट्यूब को माता के यूट्रस में वेजाइन और सर्विक्स द्वारा अंदर डालता है और फीटल टिश्यू कोरियोनिक विलाई की थोड़ी मात्रा को प्लेसेंटा से क्या करता है? निकालता है। एक सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली नॉन इन्वेसिव तकनीक जो फीटस की स्थिति को जानने के लिए प्रयुक्त की जाती है, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग कहते हैं उसे। फीटोस्कोपी क्या होता है? फीटोस्कोपी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखें आप। एक अन्य तकनीक है जिसमें यूट्रस में एक पतली सुई जिसमें एक देखने वाला स्कोप होता है को प्रविष्ट कराया जाता है, जो फिजिशियन को फीटस की सीधी स्थिति को दिखाता है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसी ही वीडियो आप और भी देखना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगी और आपको ऐसे ही आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है हर चैप्टर के प्रोवाइड कराऊँगी। इसलिए प्लीज़ चैनल पे बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।